अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग फ़िज़िक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स आती हैं, जो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें से एमडीकैट में से एमसीक्यूज़ ट्रिकी आते हैं और बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। हालांकि सब कुछ बुक में मेंशन है, लेकिन सिर्फ समझने की बात है जिसे हम लोग ठीक तरीके से समझ नहीं पाते। तो आज मैंने आपकी हेल्प के लिए कुछ शॉर्ट लिस्टिंग तैयार की जिसमें टिप्स और ट्रिक्स दी गई हैं इसको याद करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले इसमें समझने की बात आपके लिए ये है कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। प्रोजेक्टाइल हर वो चीज़ है जो आप स्पेस में फेंकते हैं, जो खला में फेंकते हैं। ठीक है, जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉल की एग्जांपल लें, आप उसे जब स्पेस में फेंकते हैं, आप खड़े हैं एक जगह पे और जब आप उसे ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है। अब आपने प्रोजेक्टाइल में मोशन में पढ़ा है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन ये कि इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अब आप इस बॉल वाले एग्जांपल के ज़रिए देखें कि जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल एक तो हाइट अटेन करती है, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में भी हो रही है मोशन। दूसरी बात ये कि आप जिस जगह पे खड़े होकर बॉल को ऊपर फेंकते हैं, बॉल दोबारा उसी जगह पे वापस नहीं आती, बल्कि आप जहां आप खड़े हैं उससे कुछ आगे जाके गिरती है। मतलब उसने कोई एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर किया है। तो ऐसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसमें वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। अब ये बात द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज ट्रेजेक्टरी, ये एक एमसीक्यूज होता है जो आपको दिया जाता है कि प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं। वो एक कर्व पाथ, वो एक पैराबोलिक पाथ जो वो कवर करता है उसे हम लोग ट्रेजेक्टरी कहते हैं। और बात तीसरी मेन चीज़ आपसे पूछी जाती है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कौन सी फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट कर रही होती है। नो डाउट फ्रिक्शनल फोर्सेस भी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, एयर रेजिस्टेंस भी एक्ट कर रही हैं, लेकिन वो नेग्लिजिबल फोर्सेस हैं। उस टाइम आपके पास उस टाइम जो प्राइमरी फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है वो ग्रेविटी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन में से काफ़ी आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, वर्टिकल एक्सेलरेशन, जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। हालांकि ये एक सिंपल चीज़ है। अब आपने ये चीज़ें याद रखनी है, मैंने टेबल की फॉर्म में आपको बना कर दी है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी। जैसे अगर आपने बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है, अगर आपने उसे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका है तो थ्रू आउट द मोशन उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। इसको फाइंड करने का फॉर्मूला Vx इज इक्वल टू VI cos थीटा। अब VI आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। Vx वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है जो आप किसी भी मूवमेंट पे आप कैलकुलेट करना चाहते हो। थीटा आप एंगल लोगे कि उसको हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बन रहा है उस टाइम। अब जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहती है, तो जब वेलोसिटी चेंज ना हो तो एक्सेलरेशन पे क्या क्या होता है, एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होगा तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन AX ज़ीरो के इक्वल होगा। अब इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी की तरफ आ जाएं। वर्टिकल वेलोसिटी आप फाइंड करते हैं VY इज इक्वल टू VI साइन थीटा से। ठीक है, अब वर्टिकल एक्सेलरेशन आपकी जी के इक्वल होगी। जी के इक्वल क्यों होगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे लग रही होती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लगती है, ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो नहीं लग रही, वो वर्टिकल में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। जो ये भी एक्सेलरेशन ये भी कांस्टेंट रहेगी, क्यों, जी है। AY जो हमारी वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो जी के इक्वल होगी, और जी आपको पता है कि वो कांस्टेंट रहता है। अब एक चीज़ आपसे पूछी जाती है कि अगर आपने मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जैसे मैंने आपसे कहा कि वो हर पॉइंट पे सेम रहती है, तो किसी भी पॉइंट पे आपने फाइंड करनी हो तो आप उसका फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे VI cos थीटा। लेकिन अगर आपने वर्टिकल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे VI sin थीटा माइनस GT। अब एक और चीज़ आती है, बच्चों को ये नहीं पता चलता कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन क्या होता है, लैंडिंग पॉइंट क्या होता है। हालांकि ये कॉमन सेंस की चीज़ें हैं कि जहाँ से आपने बॉडी को थ्रो किया है, जहाँ जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है उसे आप कहोगे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और जहाँ पे बॉडी आके गिरेगी उसे हम कहेंगे लैंडिंग पॉइंट, जहाँ पे वो जहाँ पे जाके उसने अपनी मोशन स्टॉप कर दी है। ठीक है,
अब इनमें हम एक एमसीक्यूज देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन इज GAY 0 वेरिएबल। अब आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या होता है। अभी आपने पढ़ा कि VX कांस्टेंट होते हैं, तो AX क्या होगा आपका 0। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे गलत कर देते हैं। अब उसने स्टेटमेंट में पूछा है द वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट। प्रोजेक्टाइल में जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे होती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है। अब बच्चों ने बुक्स में ये पढ़ा होता है कि वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है वो हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है। वर्टिकल वेलोसिटी आपकी हाईएस्ट पॉइंट पे 0 होती है, और मैक्सिमम का कब होती है, जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। ग्राउंड को हिट करने से ज़रा पहले उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और एट द हाईएस्ट पॉइंट वो वेलोसिटी 0 होती है। वर्टिकल वेलोसिटी की बात की है मैंने, लेकिन उसने यहाँ पे वर्टिकल का वर्ड यूज़ नहीं किया। उसने पूछा वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। अब वेलोसिटी, अब देखें वेलोसिटी की मैंने पहले आपसे कहा था कि 2 कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। वर्टिकल चाहे मैक्सिमम हाइट पे 0 है, लेकिन आपके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वो 0 नहीं है, इसलिए इसका आंसर मिनिमम आएगा, 0 नहीं आएगा। नेक्स्ट आपके पास है एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ। पैराबोलिक पाथ जो आपका प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है, ट्रेजेक्ट्री जिसे आप कहते हैं, उसके हर पॉइंट पे क्या होगा। इफ़ देयर इज़ नो एयर फ्रिक्शन सो हॉरिजॉन्टल। अब उसने कहा है कि हम लोग एक, जब हमने अक्सर फिजिक्स में देखा है कि हम लोग आइडियल केस लेते हैं, हम लोग फ्रिक्शन को इग्नोर करते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं फ्रिक्शन को आप इग्नोर करें, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हर पॉइंट पे सेम रहेगी। अब इसमें वही बात को समरी बना के दिया कि VX कांस्टेंट होगा, AX 0 होगा। थ्रू आउट द मोशन सिर्फ जो फोर्स लग रही होगी वो ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी किस डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, अब इस स्लाइड का एक एक जो आपके पास लाइन है वो MCQs है। अब ये जैसे मैंने एक लाइन पढ़ी है, थ्रू आउट द मोशन ओनली ग्रेविटी एक्ट्स ऑन बॉडी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसमें से 2 MCQs बन चुके हैं। ठीक है, बनते हैं इसमें से कि थ्रू आउट द मोशन आपके पास कौन सी फोर्स लग रही होती है, ग्रेविटी, और किस डायरेक्शन में लग रही होती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनको अच्छे से आपने मेमोराइज करना है। नेक्स्ट आपके पास है, अगर आपको बोले कि एवरेज वेलोसिटी किसी पॉइंट पे क्या होगी। पहले तो मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपसे कोई कहे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपकी किसी पॉइंट पे फाइंड करें, तो वो आप कैसे निकालेंगे, VI cos थीटा से। अगर आपसे कहे कि नेट वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, VX स्क्वायर प्लस VY स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देखें, मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब VY की जगह 0 पुट करें, पीछे क्या बचेगा, V इज इक्वल टू अंडर रूट VX स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, V इज इक्वल टू VX। तो ये प्रूफ हो गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जो होती है वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के इक्वल होती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है टू कैलकुलेट द वर्टिकल डिस्टेंस, कि एक बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया 4 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो आप कैसे निकालेंगे। Y इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। आपने टाइम जो आपको दिया है वो आपने यहाँ पे पुट कर देना है, G की वैल्यू पुट करके आप वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करें, तो आप S इज इक्वल टू VT के फॉर्मूला से उसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से मैंने वो चीज़ मेंशन की है, वेलोसिटी इज मिनिमम एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी मिनिमम होती है, और मैक्सिमम कब होती है, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड लैंडिंग पॉइंट। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास प्रोजेक्टाइल की कुछ फॉर्मूलाज हैं हाइट के, कि हाइट किस तरह फाइंड करेंगे। हाइट का फॉर्मूला है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। अब हाइट, रेंज और टाइम में जो आपको मेजर इश्यूज आते हैं वो एंगल के होते हैं, कि किस एंगल पे हाइट 0 होगी, किस पे मैक्सिमम होगी, किस पे रेंज और हाइट कब इक्वल होंगी, रेंज हाइट से ज़्यादा कब होगी। वो कन्फ्यूजन्स आपकी अभी क्लियर होंगी। अब देखें, टेबल मैंने आपको बना दिया है कि अगर आपका थीटा 0 है तो आपकी हाइट 0 होगी। अगर एंगल 90 है, हाइट मैक्सिमम होगी। एंगल 45 है, हाफ ऑफ मैक्सिमम। लेकिन 76 डिग्री को आपने याद रखना है, ये ऐसा एंगल है जिसपे हाइट और रेंज आपस में इक्वल हो जाती हैं। अब ये कैसे पता चला 90 पे मैक्सिमम है, 45 पे हाफ ऑफ मैक्सिमम है। आप ये हाइट के फॉर्मूला में थीटा की जगह 90 और 45 को पुट करके देखें, आपको समझ आ जाए कि ये किस तरह से है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है फ्रॉम 0 to 75 डिग्री हाइट इज लेस देन रेंज। अगर आपका थीटा की वैल्यू 75 डिग्री से कम है तो हाइट कम होगी, रेंज ज़्यादा होगी। और 76 डिग्री पे क्या होगा, हाइट और रेंज दोनों इक्वल हो जाएंगी। ये सब MCQs पॉइंट है, इन्हें ध्यान से नोट कीजिएगा। 76 से जब आपका एंगल ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी हाइट ज़्यादा होगी, रेंज कम होगी। ठीक है,
इसके अलावा आपके पास एक और फॉर्मूला आता है, एट 45 डिग्री R इज इक्वल टू 4H। ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसे भी नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है रेंज। रेंज में आपके पास फॉर्मूला है VI स्क्वायर साइन टू थीटा ओवर G। रेंज कब मैक्सिमम होगी? जब एंगल 45 डिग्री होगा। क्यों? आप इसमें पुट करके देख लें, साइन टू थीटा, थीटा की जगह 45 को पुट करें, 45 टू टाइम 90, साइन 90 किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के। तो रेंज मैक्सिमम बन जाएगी VI स्क्वायर ओवर G, ठीक है। ये नीचे मैक्सिमम रेंज का आपको फॉर्मूला भी नीचे लिख के दिया गया। अब सिंपल रेंज और मैक्सिमम रेंज का आपस में क्या रिलेशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट MCQs का जो कई एकेडमीज के टेस्ट में आ चुका हुआ है। R इज इक्वल टू R मैक्सिमम साइन टू थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूलाज आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि MDCAT में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप फॉर्मूलाज को डिराइव करें, या अगर आपको एंगल दिया है तो आप पहले पुट करके फॉर्मूला में वैल्यू देखें, फिर देखें इस एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है कि मिनिमम होती है। इसलिए बेहतर है, मैंने आपको टेबल बना दी है, आप इन्हें याद कर लें, ठीक है। अब रेंज का टेबल हमारे पास है कि एंगल 0 से 90 के दरमियान होगा तो रेंज 0 होगी। 45 पे ऊपर भी मैंने बताया कि रेंज मैक्सिमम 45 पे होती है। अब इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि एक एथलीट है, वो एक लंबा जंप करना चाहता है, तो वो किस एंगल पे करेगा तो मैक्सिमम उसका जो है वो अच्छा जंप कर सकता है। तो आप इसमें रेंज का ही वो कॉन्सेप्ट यूज़ होगा कि अगर वो 45 के एंगल से करेगा जंप तो वो मैक्सिमम रेंज अटेन करेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर अप कर पाएगा। 76 पे, अच्छा अब ये 15 डिग्री वाला भी MCQs अक्सर आ जाता है कि रेंज अपनी मैक्सिमम के हाफ किस एंगल पे होती है। तो बच्चे क्या करते हैं, वो समझते हैं 45 पे मैक्सिमम होती है, 45 पे को 2 पे डिवाइड करो, 22 डिग्री अगर ऑप्शन में है तो उसको लगा के आ जाते हैं जी रेंज इस पे हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है। नहीं, 15 डिग्री पे रेंज हाफ ऑफ मैक्सिमम होती है, इसको याद रखना है। इसके बाद 76 डिग्री है। 76 डिग्री पे आपकी रेंज और हाइट दोनों इक्वल होती हैं। अब क्वेश्चन आपको नीचे एक प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने कि 4 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड। अब 4 प्रोजेक्टाइल हैं आपके पास, उनकी आपकी स्पीड सेम है, सिर्फ आपने एंगल डिफरेंट किए हैं, 15, 33, 48 और 54। अब आपने बताना है कि कौन सी प्रोजेक्टाइल की रेंज ज़्यादा होगी, कौन सा प्रोजेक्टाइल दूर जाके गिरेगा। अब आपने इसको कैसे जज करना है? 45 डिग्री पे मैंने आपको बताया था कि रेंज मैक्सिमम होती है। अब इनमें से जौन सा एंगल 45 के ज़्यादा करीब होगा उस पर रेंज ज़्यादा होगी। अब देखें 45 के सबसे ज़्यादा करीब इनमें से एंगल कौन सा है? डेट्स 48। तो ऑब्वियसली आपका आंसर चार्ली होगा। नेक्स्ट आपके पास है, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एन एंगल इक्वली इंक्लाइन टू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल विद वेलोसिटी v, द रेंज इज। अब उसने आपसे ये पूछा हुआ है कि आपने प्रोजेक्टाइल को फायर किया है और इसमें आप बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ समझने की बात है। उसने यहाँ पे एंगल डायरेक्टली मेंशन नहीं किया, उसने कहा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के इंक्लाइंड है, मतलब 45 डिग्री पे है, मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के दरमियान में है ना, 90 का हाफ 45, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 होता है, तो अगर हाफ में है उनके तो 45 डिग्री पे होगा। अब आपने क्या करना है, रेंज के फॉर्मूला में 45 डिग्री को यहाँ तो आप पुट करके इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। आपके पास आ जाएगा v स्क्वायर ओवर 2g। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी दैट हैज वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट। अब उसने आपको वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स दे दिए हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी और वर्टिकल वेलोसिटी भी, और आपसे पूछा ये गया कि लॉन्चिंग से लैंडिंग पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा। अब आप किस तरह से फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप रेंज का फॉर्मूला देखें, VI स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर G, ठीक है। अब साइन 2 थीटा मैथ वाले स्टूडेंट को पता होगा कि साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के, ठीक है। अब 2 ऐसे ही रहेगा, VI का स्क्वायर है, एक VI साइन थीटा के साथ चला जाएगा, एक VI कॉस थीटा के साथ चला जाएगा। अब आपने पीछे पढ़ा है VI साइन थीटा किसके इक्वल होता है? VY के, और VI कॉस थीटा के किसका फॉर्मूला है? VX का। अब आपके पास फॉर्मूला आ गया 2VIX VIY ओवर G। अब आपको VX VY दोनों दी गई हैं, G की वैल्यू 10 पुट करके आप आंसर निकालें, आपके पास 120 मीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, रेंज विल बी इक्वल। अच्छा, अब आप एक और तरह के क्वेश्चन जो आपको दिए जाते हैं वो होते हैं कि आपको 2 एंगल्स दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि किन एंगल्स पे रेंज आपस में इक्वल होगी। अब आपने ये देखना है कि अगर आपको 2 ऐसे एंगल दिए गए हैं जिनका सम 90 है तो उन पे रेंज इक्वल होगी। जैसे आपको 45 और 45 दिए गए हैं,
इस तरह से दो एंगल आपको क्या 45 एंड 45, इन पे रेंज इक्वल होगी। 60 और 30 इन दोनों का सम 90 है, तो इन पे क्या होगी, रेंज इक्वल होगी। जो रेंज 60 पे होगी वही रेंज 90 पे होगी। नेक्स्ट आपके पास रेंज विल बी इक्वल एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा। अच्छा, अब एक और चीज़, एक और जगह सिंपल आप सिर्फ उसे चेक कर लें, सम ऑफ टू एंगल्स अगर 90 है तो आपकी रेंज इक्वल है, लेकिन और भी मेथड्स आपके पास दिए गए हैं कि थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज इक्वल होगी। जैसे अगर आपको एक एंगल दिया जाए कि 25 डिग्री है, तो नेक्स्ट रेंज किस पे इक्वल होगी, 90 माइनस थीटा पे। 90 माइनस 25 कर दें, जो आएगा उस जितनी रेंज 25 पे होगी उतनी ही रेंज 65 पे होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे उस जो है वो पॉइंट वो ये कहा गया कि रेंज एट 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा जो होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, ये बात भी बिल्कुल ठीक। जैसे अगर आपको एंगल दिया गया 30 डिग्री, ठीक है, अब 45 थीटा आपके पास 30 डिग्री है। अब जो रेंज 45 प्लस 30 पे होगी यानी 75 पे, और जो रेंज 45 माइनस 30 यानी 15 पे होगी, वो दोनों आपस में इक्वल होंगी। नेक्स्ट आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट, टी इज इक्वल टू 2 VI साइन थीटा ओवर जी। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन आपको दो तरह से आता है। एक होता है आपको वैल्यूज दे देते हैं और वो कहते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करें। दूसरा वो आपसे कह देते हैं कि मैक्सिमम हाइट तक रीच जाने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा वो फाइंड करें। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये है कि आपके लैंडिंग पॉइंट से मैक्सिमम हाइट से नीचे आपके लैंडिंग पॉइंट तक जितना आपको टाइम टोटल लगा है वो फाइंड करें, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, लेकिन टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट सिर्फ एक साइड का है, उसको फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूला से 2 हटा देंगे और टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट आप फाइंड कर लेंगे। इसमें भी आपके पास टेबल दिया गया कि अगर एंगल आपका 0 है, टाइम ऑफ फ्लाइट 0 होगी, 90 है तो मैक्सिमम, 30 है तो हाफ ऑफ मैक्सिमम। ये आपने इसी तरह से इनको याद कर लेना। इनको फाइंड आप फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करके भी कर सकते हैं। अब एक और चीज़, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में एक रिलेशन होता है कि सपोज अगर आपको वो टाइम ऑफ फ्लाइट कह दे कि 2 सेकेंड है, तो आप हाइट फाइंड करो, तो आप किस तरह से फाइंड करोगे, इसका फॉर्मूला होता है h इज इक्वल टू GT²/8। ठीक है, आप t की वैल्यू पुट करें, बाकी g की वैल्यू 9.810 पुट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारे, एक अहम चीज़ हमारे पास रह जाती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की। अब वो इसमें आपसे क्या कहते हैं कि आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दे देते हैं और कहते हैं किसी इस और एंगल आपको दे दिया जाता है, और कहते हैं किसी एक पॉइंट पे कोई भी स्पेसिफाइड पॉइंट आपको दे दिया जाता है कि वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बॉडी की। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को पुट करेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से। इसी तरह पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को पुट करने के लिए, को फाइंड करने के लिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों में डिफरेंस आपने चेक कर लिया, काइनेटिक एनर्जी में कॉस यूज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में साइन यूज हो रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन आपके पास है, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी 100 जूल एट एन एंगल। अब वो उसी जो आपको ऊपर काइनेटिक एनर्जी का बताया है उसकी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज है नीचे। दिया हुआ उसमें आपको इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है, एंगल दिया और आपसे कहा गया कि हाईएस्ट पॉइंट पे आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करें। तो क्या करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे और उसको साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर 60 करके आप इसका आंसर निकालेंगे जो 25 जूल आएगा, वो आपको सॉल्व करें कैलकुलेटर से। नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट रीच्ड टू द स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट इज। पूछे मैक्सिमम हाइट की रेशो लें आप टाइम ऑफ फ्लाइट के स्क्वायर से। अब आप ये देखें, आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2 VI साइन थीटा ओवर जी। हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2G। लेकिन आपने रेशो हाइट और टाइम की नहीं लेनी, टाइम के स्क्वायर की लेनी है। जब टाइम का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर G स्क्वायर। अब आप इनको ऊपर नीचे रख के सॉल्व करें, G/8 आपके पास बचेगा, बाकी सब आपस में कट हो जाएगा। G/8, G की वैल्यू 10 पुट करें, नीचे 8 रह जाएगा, 2 5 = 10, 2 4 = 8, तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा 5/4, यानी अल्फा इज योर राइट ऑप्शन। ये मेरी एक छोटी सी कोशिश थी आप सबके प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। मज़ीद अगर आपको कुछ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिए, और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें ताकि वीडियो की रीच ज़्यादा बने।